हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ठोस, द्रव, गैस अवस्था का गुण अर्थात उसके महत्वपूर्ण जो गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, या फिर गैस का दोनों अर्थात आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ऐसा क्यों होता है, हम पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी द्रव्य की जो भी अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ठोस के उदाहरण हो गए। अब इसमें आपने एक शब्द सुना कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो इसके बारे में हम आगे चल के समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इस पेन का साइज कम कर लेते हैं, पतला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठीक है, ठोस अवस्था का जो गुणधर्म है वह निम्नलिखित है, जिसमें हम पहला समझेंगे ठोस में अणुओं की व्यवस्था। यानी आपको बताए हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम कण कह लीजिए या फिर अणु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस में जो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें कणों की या अणुओं की क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से वह आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है कि कण परस्पर निकट व निश्चित क्रम में त्रिविम जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, उसके कण जो होते हैं परस्पर जुड़े होते हैं, एकदम निकट होते हैं, पास पास होते हैं, और उनका एक निश्चित क्रम होता है, यानी क्रम से अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यही कारण है कि ठोस के कणों की स्थिति निश्चित होती है। ठीक है, इस कारण से ठोस की जो स्थिति होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि उसके जो कण होते हैं ठोस के या अणु होते हैं वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर और भी कहा जाए तो त्रिविम जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविम जालक का मतलब होता है कि आप पढ़े होंगे ऐसे थोड़ा बहुत, अगर मैथ में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो आप ऐसे सुने होंगे कि यह हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। यानी तीनों अक्षों पर यदि कण जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसे तीनों अक्षों पर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं त्रिविम जालक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा कि ठोस का आयतन व आकार के बारे में हम समझेंगे कि ठोस का आयतन आकार क्या होता है। तो ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल अत्यधिक प्रबल होता है, अर्थात इनके मध्य अंतराकड़ी अवकाश बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप कणों की स्वतंत्र गति संभव नहीं हो पाती तथा ये केवल एक निश्चित स्थान पर कंपन ही कर सकते हैं। अतः ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। अब इसका मतलब आप समझिए कि जो ठोस के कण होते हैं, ठीक है, वो बहुत पास पास होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके बीच में जो होता है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होने की वजह से कण जो होते हैं वह काफ़ी पास पास होते हैं। ठीक है, अब पास पास होने की वजह से उनके बीच में जो स्थान होता है वह बहुत कम होता है, जिसे हम अंतरा आणविक स्थान या फिर बोल सकते हैं अंतराकड़ी अवकाश कहते हैं। ठीक है, वह बहुत कम होता है, जिससे कण जो होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं और वह गति करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो पाते, यानी अपने जगह पर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं या फिर स्थिर रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो आकार होता है और आयतन होता है दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब इसे आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड, यानी जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स है उसकी बात है। आर क्लोज टू ईच अदर, यानी वह बहुत पास पास, क्लोज का मतलब होता है पास पास से बंधे होते हैं। ठीक है,
अदर एंड इन ए डिफिनिट ऑर्डर, और वह एक निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से एकदम क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ठीक है, और एक डिफिनिट ऑर्डर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल लैटिस which is why the position of the particle in the solid is fixed। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वह थ्री डायमेंशन में अरेंज होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन जो होता है फिक्स होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। दूसरा है इसमें वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दैट इज देयर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन इज वेरी स्मॉल। यानी उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह काफ़ी कम होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ, आगे देख लेते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। यानी इस कारण से, ठीक है, परिणामतः जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दे कैन वाइब्रेट ओनली सर्टेन प्लेस। यानी वह कुछ ही स्थान पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। देयर फोर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आर डिफिनिट। इसलिए जो सॉलिड होता है उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका इंग्लिश। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मतलब समझे, आपको इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा इसका जो गुण है किसका, सॉलिड का, संपीड्यता। देखिए संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, यानी दबाना। जो अधिक दबेगा, ठीक है, उसकी संपीड्यता अधिक होगी, जो कम दबेगा उसकी संपीड्यता कम होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अंतराकड़ी स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड्य हैं या लगभग असंपीड्य होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं। जब एक दूसरे के पास होंगे यानी चिपके हुए रहेंगे तो उसे आप दबा के कहाँ ले जाओगे, कहीं ले जा ही नहीं सकते। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि वह संपीडित नहीं हो पाएंगे, उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि बहुत कम संपीड्य है या फिर असंपीड्य है, अर्थात इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसी तरह से गर्म करने पर प्रसार, यानी इसे गर्म करेंगे तो फैलना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, प्रसार का मतलब फैलना। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, अतः प्रसार होता है, ठीक है। गर्म करेंगे तो उसके कण क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जिससे प्रसार हो जाएगा। परंतु ठोस के कणों के मध्य अंतराकड़ी स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर कणों का प्रसार बहुत कम होता है। यानी जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में आप जानते हो इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे वह मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इसे यदि गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल्स उतना फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी गति नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि इनका प्रसार नहीं हो पाएगा, इसके अणु दूर दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भाई ठोसों में प्रसार कितना होगा, ठोस द्रव गैस में, तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड में जो होगा यानी ठोस में जो होगा वह प्रसार बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है घनत्व, ठीक है। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, अंतराकड़ी स्थान बहुत कम होने के कारण इसके घनत्व उच्च होते हैं, यानी जिसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जितना ही पास पास होंगे उनका घनत्व अधिक होगा। घनत्व का मतलब आप गांव में सुनेंगे बहुत घना है, कोई चीज़ पास पास हो जाता है तो बहुत घना उसको लोग बोलते हैं गाँव में कि ये चीज़ बहुत घना है। तो यही समझ लीजिए यहाँ पर कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से इनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे।
अब इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑन हीटिंग यानी कि गर्म करने पर प्रसार। तो व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड इट्स पार्टिकल मूव ए पार्ट हैंस डिफ्यूज अकर। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल मूव करते हैं इधर उधर। ठीक है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन अकर्स होता है, नहीं उत्पन्न होता है। बट द इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। यानी कहने का मतलब कि जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंट्रामालिकुलर स्पेस होता है वह काफ़ी कम होता है। ड्यू टू विच द स्प्रेड ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस व्हेन इट इज हीटेड। यानी इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब इसे हीट किया जाता है तो बहुत कम ही क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ड्यू टू वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस, यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दियर डेंसिटी इज हाई, यानी कि इसमें इनके बीच में जो स्थान होता है इंटर मालिकुलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है। इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ छूटा हुआ कंप्रेशन, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। कंप्रेशन मतलब संपेटे जो बताए थे, सॉलिड और वेरी लिटिल कंप्रेसिबल, यानी कि जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल यानी लगभग जिसे हम बोलते हैं असंपिड होते हैं, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल इंटरमालिकुलर स्पेस, यानी कि इनके जो कण होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से यह हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। द्रव कहलाते जैसे जल हो गया, तेल हो गया, खून हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि द्रवों के क्या गुण हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखिए द्रव अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि द्रव में अणुओं की व्यवस्था। जिस तरह से हमने देखा था ठोसों में अणुओं की व्यवस्था या कणों की व्यवस्था, वैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं द्रवों में अणुओं की व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इसमें। ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है जिस कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक संरचना हम बना देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये तीन आपको इमेज देख लीजिए, इससे ही आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। थोड़ा सा ये इमेज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करना है, एक मैं बना रहा हूँ ऐसा जिसमें जो कण है काफ़ी पास पास हैं। ठीक है, बहुत ही पास है। दूसरा हम बना रहे हैं कि थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, जो कण है यानी पार्टिकल से दूर दूर है। अब तीसरा हम बना रहे हैं कि बहुत काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, तो अब इसको आपको समझना है, ये जो पास पास हैं कण, इसे आपको समझना है कि ये सॉलिड है, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। ठीक, तो अब जो सॉलिड होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए लिक्विड में तो थोड़ा ज़्यादा दूर दूर हो गए, गैस में देखा जाए तो और दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसी को आपको समझना है। ये इमेज अपने दिमाग में रखिए, बाकी सारा कंसेप्ट आपसे क्लियर होता रहेगा। देखिए, तो वही चीज़ है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है जिस कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ठोस है उनकी अपेक्षा जो द्रव के कण हैं या अणु हैं वह थोड़ा दूर दूर हैं, जिसके वजह से यह स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स है वो कम होगा, तभी तो दूर है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लिक्विड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में, जितना अब तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, लिक्विड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड। यानी कहने का मतलब कि जो लिक्विड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका या कह सकते हैं जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह ग्रेटर होता है सॉलिड से। ठीक है,
ड्यू टू विच इट्स मॉलिक्यूल मूव फ्रीली। इस कारण से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह फ्रीली मूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं द्रव का आयतन व आकार। अभी पहले हिंदी फिर इंग्लिश। द्रव के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतराकड़ी आकर्षण बल यद्यपि इतने प्रबल होते हैं कि वे इन अणुओं को द्रव की सीमा के भीतर बांधकर रख सकें। फलस्वरूप द्रव के अणु इसकी सीमा के भीतर ही अनियमित गति करते रहते हैं तथा इस कारण द्रव का आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो प्रबल होता है। हाँ, थोड़ा सा सॉलिड से तो दुर्बल होगा यानी कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि उसके जो कण हैं पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वह फ्री होकर के एकदम मूव करे, कहीं भी जा सकते हैं। गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लेकिन एक दायरे के अंदर ही करेंगे। ठीक है, एक निश्चित दायरे के अंदर करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इनका आयतन निश्चित होता है। अगर पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे तो आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में समझिए। द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड आर सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी जो लिक्विड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह क्या होता है, स्ट्रांग होता है। दैट दे कीप दीज मॉलिक्यूल बाउंड विथ इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड की जो सीमा होती है उसी के अंदर इसे बाउंड किए रहते हैं, बांधे रहते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कीप मूविंग इरेगुलरली विथ हिम, यानी इस कारण से जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इसके अंदर ही मूवमेंट करते हैं। इरेगुलरली का मतलब अनियमित रूप से। आगे संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए द्रव बहुत कम संपीड्य होते हैं क्योंकि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं में अंतराकड़ीय स्थान अधिक होता है। अब देखिए ठोस तो भाई या तो एकदम न के बराबर संपीड्य होगा, लेकिन द्रव थोड़ा सा संपीड्य होगा, उसके कणों को आप दबा सकते हैं, पास पास ला सकते हैं, क्योंकि दूर दूर रहते हैं इसलिए उससे पास ला सकते हैं। ये थोड़ा कम कंप्रेसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इस वजह से। ठीक, आगे देखते हैं प्रसरण वही यानी एक्सप्रेशन यानी फैलाव जो बोलते हैं। द्रव ठोसों की तुलना में अधिक प्रसार दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ दर्शाते रहेंगे क्योंकि द्रव के अणुओं में अंतराकड़ी स्थान ठोसों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो जो द्रव होते हैं उनमें प्रसार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके कण थोड़ा फ्री होते हैं। उसे आप गर्म करेंगे तो उसके अणु और भी दूर दूर चले जाएंगे, यानी उनमें फैलाव पाया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रसरण या विसरण भी इसको बोल सकते हैं। अब इसे देख लेते हैं इंग्लिश में। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल, यानी लिक्विड जो होते हैं बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। बिकॉज दियर मॉलिक्यूल हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे एक्सपेंशन यानी कि आप इसे डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं यानी विसरण बोल सकते हैं। ठीक है, यानी फैलना। लिक्विड शो मोर एक्सपेंशन देन सॉलिड, यानी जो लिक्विड होते हैं वह फैलाव इनमें ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा। बिकॉज द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड्स की अपेक्षा जो लिक्विड होते हैं उनके कणों के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वह ज़्यादा होता है, इस वजह से इनमें एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं गैस अवस्था। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, तो उसे हम गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प इत्यादि। अब हम देख लेते हैं गैस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ है जैसे सब में चल रहा था ठोस द्रव में। तो गैस में अणुओं की व्यवस्था। तो गैस के अणुओं के मध्य अंतराकड़ी बल नगण्य होता है, यानी कि जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो लगभग नगण्य नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, यानी न के बराबर होते हैं।
आगे देखते हैं, अंतराकड़ी स्थान बहुत अधिक होने के कारण अनियमित रूप से सभी दिशाओं में अति तीव्र गति से गतिशील होते हैं। यानी कि जब इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होगा तो फ्री होंगे, अब फ्री होंगे तो किसी भी दिशा में इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच नाइदर शेप नॉर दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड, मतलब फिक्स नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर यानी जल वाष्प। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस फेज, यानी गैसीय अवस्था के फेज के क्या आपके गुणधर्म हैं। तो सबसे पहला है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस, यानी गैस में मॉलिक्यूलों का व्यवस्था। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑलमोस्ट negligible and due to the large intermolecular space they move irregularly, ठीक है, irregularly in all direction at a high speed। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी नगण्य होता है, जिसके वजह से इनके बीच का जो स्पेस होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जो अनियमित रूप से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गैस का आयतन व आकार के बारे में। तो गैस के अणुओं के सभी दिशाओं में गतिशील होने के कारण इसका आयतन व आकार निश्चित नहीं होता है। यानी जो गैस के जो अणु हैं वह क्या होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, जिससे वह किसी भी दिशा में गतिशील होते हैं। इसी कारण से इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये उसी पात्र का आयतन व आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है, यानी जिस भी आप बर्तन में रखोगे उसी के आकार का यह आयतन और आकार को ग्रहण कर लेंगे। गैसों में संवेग स्थानांतरित होते रहते हैं, ये स्थानांतरण दाब उत्पन्न करते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गैस इधर उधर गति करेंगे तो एक तरह से दाब क्रिएट करेंगे। आप जिस बर्तन में रखोगे तो उसकी दीवार पे ये क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, क्योंकि उससे टकराएंगे, और जब टकराएंगे भाई तो उस पर थोड़ा सा फोर्स लगेगा ही। ठीक है, आगे देख लेते हैं संपीड्यता इनके बीच में, यानी कंप्रेसिबिलिटी, इसको कितना आप कणों को पास ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इन्हें पास लाना थोड़ा सा इजी होगा, यानी ज़्यादा ये कंप्रेसिबल होंगे। तो गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। ठीक है, अतः दाब में वृद्धि करने पर गैस के अणुओं को समीप लाया जा सकता है, यानी गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर होते हैं, उसे दाब लगा कर उनको थोड़ा सा पास ला सकते हैं। इस कारण गैस अत्यधिक संपीड्य होते हैं, यानी गैस अधिक कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके कणों को आप दबा के पास ला सकते हैं। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन द शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि गैसों के सभी दिशाओं में गति करने की वजह से, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने की वजह से इनका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वह नहीं फिक्स होता है। ठीक है, दे एज्यूम द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि ये जिस कंटेनर में आप इन्हें रखेंगे तो उसका वॉल्यूम और शेप को ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम कीप गेटिंग ट्रांसफर्ड इन गैसेस एंड दिस ट्रांसफर जनरेट ए प्रेशर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जो मोमेंट होता है इस वजह से ये कि जो गैस होते हैं वह प्रेशर जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसे आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो गैस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज लार्ज, यानी कहने का मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में वह ज़्यादा होता है। हैंस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी इसलिए इन्हें क्या, इन प्रेशर को देखिए, हेंस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन बी ब्रॉट क्लोजर, यानी कहने का मतलब कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें प्रेशर को बढ़ा करके, इंक्रीज द प्रेशर लिखा है ना, इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी कि गैस दाब को बढ़ा करके गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज किया जा सकता है, यानी पास लाया जा सकता है। ड्यू टू विच द गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, इस कारण से गैस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। द्रव को इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, द्रव्य को इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः गैस
की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब इसमें आपको समझना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कोई वस्तु जितना स्थिर रहेगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जो जितना अधिक गति करेगी उसमें उतना ही अधिक गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो जो गैस होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूरी तरफ से कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में, यानी काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट है घनत्व। अंतराकड़ीय स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व बहुत कम होगा, यानी बहुत दूर दूर हो जाएंगे, विरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसरण। दुर्बल या नगण्य अंतराकड़ी आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण गैस गर्म करने पर अत्यधिक प्रसारित होते हैं, यानी इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो गर्म करेंगे तो इसके कण और स्वतंत्र हो जाएंगे, इस वजह से गैस के अणु ज़्यादा फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन देखने को अधिक मिलेगा। आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। इन दिस स्टेट ऑफ लिक्विड द पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गैस की वह पूर्ण रूप से यानी कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज मोर। इसलिए जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है काफ़ी हाई होती है। आगे डेंसिटी। ड्यू टू द लार्ज इंटरमालिकुलर स्पेस द डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, यानी कि इंटरमालिकुलर जो स्पेस होता है बहुत लार्ज होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है काफ़ी लो हो जाती है। ठीक। एक्सपेंशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस एक्सपेंड एक्सेसिवली व्हेन हीटेड, यानी कहने का मतलब इनके बीच में जो इंट्रामालिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिससे गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वह काफ़ी एक्सपेंशन कर जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। ठीक है, जब इन्हें गर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं कुछ और। ये तो हो गया ठोस द्रव गैस। अब द्रव्य की कुछ और अवस्था होती है, तो देखिए ठोस, आगे देख लेते हैं 1 मिनट। ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त द्रव्य यहाँ पे रहेगा कि 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। ये अवस्थाएं जैसे प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन हो गया। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य को परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं प्लाज्मा कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसे गर्म कर दिया जाए तो उसके जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, कण होते हैं, वह आयनों के रूप में बदल जाते हैं, तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे ये अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, यानी ये अवस्था जो होती है विद्युत की सुचालक होगी। ठीक है, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, नियान बल्ब में प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो किस में होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियान बल्ब होता है, इसमें प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कोई भी द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसे हम उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं तो वह आयनों में टूट जाते हैं उसके कण, तो उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। जैसे कि कोई भी जलती हुई वस्तु, लौ हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, सॉरी चंद्रमा कह रहा हूँ, सूर्य हो गया, तारे हो गए और आग हो गया, जो लपट जिसको बोलते हैं लौ, वह सब प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। मतलब ऐसी अवस्था जो बहुत ही कम ताप पर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 डिग्री कर दिए या 0 डिग्री कर दिए तो बर्फ मिल गया, तो और भी टेम्परेचर कम किया जाएगा तो जो द्रव्य की अवस्था मिलेगी उसी को बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसके बारे में अभी रिसर्च वगैरह चल रही है, तो इसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे देखिए इमेज में, ये ऑरा है। ठीक है, और ऑरा जिसको बोलते हैं ये भी प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। लाइटनिंग है यानी बिजली जो होता है, प्लाज्मा बॉल हो गया, न्यूक्लियर फायर वाल्व हो गया। ठीक है, नियॉन साइन हो गया, वेल्डिंग आर्क हो गया, जो वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वे सारे किसके उदाहरण हो गए, प्लाज्मा के। ठीक है, तो ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं फिर से। अब इसमें देखिए आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं प्लाज्मा क्या होता है। The state of matter in which atoms of matter are ionized state at high temperature are called plasma, यानी कि मैटर का वह स्टेट जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं जब उन्हें बहुत ही अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। दिस स्टेट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये अवस्था जो होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा कंडक्टर होती है। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब में ये प्लाज्मा देखने को मिलता है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है दिस स्टेट ऑफ मैटर विच इज ऑब्टेन एट ए वेरी लो टेम्परेचर, यानी ये जो मैटर का स्टेट होता है वह काफ़ी लो टेम्परेचर पर इसे
ऑब्टेंड किया जाता है, इसलिए इसे ही कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, क्योंकि यह जो वीडियो है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। ठीक है, चाहे वह यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।